निर्माण मंत्री और शहरी विकास मंत्री माननीय श्री विक्रम ठाकुर जी, पूर्व में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रहे, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे पूर्व मंत्री ठाकुर रामलाल जी, पूर्व में हमारे विधायक जो बिलासपुर क्षेत्र से थे बम्बर ठाकुर जी, तिलकराज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी झंडूता से विवेक कुमार जी, अंजना दीवान जी जो कि पूर्व में हमारी अध्यक्षा थी, श्री सतपाल जी एपीएमसी के चेयरमैन, श्रीमती तृप्ता जी, श्रीमती दिशा जी, प्रधान नगर परिषद नैना देवी, और इस मंच का जो संचालन कर रहे थे मेरे छोटे भाई विकास ठाकुर जी, पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे सरपाल जी, सभी मंच पर सम्मानित मुख्य अतिथिगण और दूर दराज के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से अपार जनसमूह, बुजुर्गों, माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद माता नैना देवी के चरणों से आशीर्वाद लेकर पहली बार नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में आया। 2 वर्ष पहले आप लोगों के आशीर्वाद से, आप जैसे परिवार से निकला एक व्यक्ति जिसके परिवार में ना कोई राजनीति में था, ना राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, एक आम परिवार, एक किसान परिवार के बेटे को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 11 दिसंबर 2022 को जब मैंने शपथ ली, उस शपथ समारोह में जब हम शपथ ले रहा था और शपथ लेने के बाद मैंने ये ठाना था कि हिमाचल प्रदेश के विकास में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से समृद्धि लाएंगे। और मैंने ये कहा था, आपने सुना होगा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और जब मैं अधिकारियों की बैठक लेता था तो इतने नियम पढ़ा दिए जाते थे, इतने कानून पढ़ा दिए जाते थे जहां विकास किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं कर सकता था। हमने तकरीबन 100 से ज्यादा नियम बदले और हिमाचल के लोगों को अधिकार कैसे मिले, आम आदमी के पास अधिकार कैसे आए, गांव में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति किसान जो है उसके पास पैसा कैसे पहुंचे। इस दृष्टि से पहली बार जब मैंने खजाने की बारे में बात की तो अधिकारियों ने कहा आपके पास पैसा नहीं। तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज हम पर छोड़ गए और 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की देनदारियां जो 6th पे कमीशन के एरियर के रूप में थी वो छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं, चुनावों से 6 महीने पहले जो हिमाचल प्रदेश का खजाना भरा हुआ होता था, उस जनता की संपदा को इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दोनों हाथों से लुटा दिया। क्योंकि मैं अब मुख्यमंत्री के पद पर होने के बाद जो मैं देखता हूं कि जनता के पैसे को पिछली भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह पानी की तरह बहा, और तकरीबन चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए 5,000 करोड़ की रेवड़ियां मार दी। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, केवल नारे मिले। जो रोजगार मिलना चाहिए था वो भर्तियां या तो हाई कोर्ट में फंसी रहेगी या सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते काटते युवा 4 साल बीत गए। हमने उन केसों को लड़ा, उनके समय की भर्तियां दी, और मुझे खुशी है
कि हमारी सरकार ने अच्छे शासन के लिए और अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, इसका उदाहरण देते हुए सभी केस जीते। फिर हमने पूछा कि ऐसी क्या बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता की संपदा को लुटाया है। वही अधिकारी थे, वही कर्मचारी थे। उन्होंने कहा, उस समय कहते थे हम डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार जनता के कल्याण की योजनाएं लेकर आएगी। मैं बताना चाहता हूं, आपकी संपदा कैसे लुटाएगी। बड़े बड़े होटल वाले हैं, 5 स्टार होटल वाले हैं, जिनका साल का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा, कहा इसको भी मुफ्त बिजली दे दो। जिनका साल का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होगा, कहा इनको मुफ्त पानी दे दो। और कितना पानी यूज करते हैं और कितनी बिजली यूज करते हैं, हमने उस बात को गंभीरता से लिया। हमने कहा जिसका हक है, जो गांव में रहने वाला आम आदमी है, जो गांव में रहने वाला किसान है, इस पैसे पर उसका भी हक है, अधिकार है। और हमने योजनाओं को बदलना शुरू किया। आज तक भी मैं कह सकता हूं कि मैंने सिर्फ सब्सिडी उन लोगों से ली है और उन लोगों से अनुरोध किया जो साल का 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। मैंने कहा, आप एक आम आदमी की जेब लूट रहे हो, जिसको उसका हक मिलना चाहिए, उसके हक को आप खा रहे हो। और हमने उन लोगों से सब्सिडी वापस ली। किसी भी गांव के आदमी पर यहां बैठा हुआ, इस सभागार में बैठे हुए इतनी अपार जनसमूह ये नहीं कह सकता कि आपको बिजली की सब्सिडी बंद की गई है। आपको आज भी जिसका हक बनता, वो हक आपको मिल रहा है। कोई भी गांव में बैठा हुआ ये व्यक्ति सभागार में ये नहीं कह सकता कि हमने आपसे अभी पानी के मीटर के 100 रुपए लेने शुरू कर दिए हैं। हम फैसला कर रहे हैं कि हमने कैसे आगे बढ़ना है। और मुझे इस बात का भी फख्र है कि हम आम लोगों की सेवा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 2 साल हुए हमारी सरकार बने हुए। हमारी सरकार में 4 आपदाओं को सहा, 4 आपदाओं। पहली आर्थिक आपदा आई। रोज बयान करते हैं, बयान देते उन्हें शर्म नहीं आती कि जब आप 5,000 करोड़ जनता का संपदा को लुटा रहे थे, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की एजेंट की बात कर रहे थे, आपने 1 पैसा नहीं दिया। गांव के किसान के हाथ में भी पैसा नहीं दिया। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कि हमें ये कुर्सी प्राप्त हो जाए, हम दोबारा से सरकार बना ले और हम सत्ता में बैठकर फिर आगे सोचेंगे। हमने उस व्यवस्था को बदला। 4 आपदाएं हमने सही। आर्थिक चुनौती का हमने सामना किया। जो खजाना खाली हो रहा था और जो भ्रष्टाचार के रास्ते से जनता का पैसा लूटा जा रहा था, हमने उसमें चोट की और 2 साल में 2600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व आप लोगों की संपदा को आपको बांटने के लिए। फुक्कू भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही नहीं, 1,36,000 सरकारी कर्मचारी थे। आज भी हम पर दबाव डाला जाता है। हमारे लोन की लिमिट को 1,600 करोड़ रुपया कम कर दिया गया कि आप ओपीएस वापिस ले लीजिए, यूपीएस में आ जाइए, हम आपको 1,600 करोड़ रुपया देंगे। मैं कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के जो भी सरकारी कर्मचारी 1,36,000 है, मैं कर्मचारी का भी बेटा हूं। हमने कोई आपको राजनीतिक लाभ के लिए ओपीएस नहीं दिया। पहली कैबिनेट में हमने आपको ओपीएस दिया। अगर राजनीतिक लाभ देखना होता तो हम 2027 में आपको ओपीएस देते
और भारत सरकार की शर्तों को मानते जाते। हमारे ओपीएस लागू करने से जिस रिटायरी परिवार के घर से उसके बच्चे उसका घर छोड़कर चले गए थे, 3,000 रुपया मिलता था, पिता भी अपने बेटे के सामने अपना सर नहीं उठा सकता था। हमने 7,400 लोगों को 3,000 मिलने वाले को 30,000 रुपए की ओपीएस दी। आज वो बड़े शान से अपने बुढ़ापा जी रहे हैं। यह हमने उस आर्थिक आपदा की चुनौती के बाद किया। उसके बाद प्रकृति ने ऐसा कहर ढाया, पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई, तकरीबन 23,000 घर इस अत्यधिक बारिश में बह गए। मैं सभी जगह गया, सभी जगह जाकर मैंने लोगों से मिला। परिवार के लोग मुझसे गले मिलकर रोआ करते थे कि रात को हम यहां खाना खाने बैठे थे, अचानक लाशा आया, पूरा का पूरा घर बह गया। अब हमारा घर कौन बनाएगा? हम आप जैसे परिवारों से उठ के आए। मैंने कहा कि आपके घर के लिए हम आर्थिक सहायता देंगे। जब आपदा आई, हर जिला में गया, हर ब्लॉक में गया, शाम को अधिकारियों की बैठक लेता था। अधिकारी कहते थे कि ये 1.5 लाख रुपए से ऊपर आपको नहीं मिल सकता है, और जिसका घर आंशिक रूप से टूटा है उसे 5,000 रुपए से ऊपर नहीं मिल सकता है। कानून ऐसे थे, नियम ऐसे थे। मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में बड़ी मुश्किल से हमारे जो परिवार है एक पक्का घर बनाते हैं, उसमें अपनी मजदूरी भी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पाई पाई जोड़कर अपने घर को पक्का घर बनाने के लिए खून पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं। 1.5 लाख में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसमें सिर्फ 1,30,000 मिलता था, 20,000 हमसे लिया जाता था। मैंने बोला उससे घर नहीं बन सकता। वो अधिकारी जो पिछली सरकार में भी थे, उन्होंने कहा नियम है। मैंने उन 23,000 परिवारों के लिए हमने नियम बदल दिया, कानून बदल दिया और घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। बिजली का मीटर मुफ्त में दिया, पानी का मीटर मुफ्त में दिया, और कहा जब तक आपका घर नहीं बन सकता, अगर आप अपने गांव के किसी पड़ोसी के पास किराए के मकान पर रहना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपया मिलेगा, शहर में रहोगे तो 10,000 रुपया मिलेगा। और मुफ्त में आने 6 महीने तक हमने उन्हें गैस का सिलेंडर दिया, खाने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। हमारी इस नीति की वर्ल्ड बैंक ने प्रशंसा की, केंद्र सरकार का जो नीति आयोग है उसने प्रशंसा की, भारतीय जनता पार्टी के शांता कुमार जी ने प्रशंसा की कि जिस तरह से हिमाचल में आपदा आई थी, इस आपदा से जूझने के लिए कम से कम 2 साल लग जाते, पर जिस प्रकार ने सभी सड़कों को खोला, ये ऐतिहासिक है। हम हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भारतीय जनता पार्टी के से अनुरोध करते रहे कि जिस तरह गुजरात के भुज में और जिस तरह उत्तराखंड में स्पेशल रिलीफ पैकेज मिला है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको श्रेय देंगे। क्योंकि मुझे तो अपने हिमाचल प्रदेश के परिवारों का ख्याल रखना है, मुझे कोई श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ चलेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को श्रेय देंगे। कहा विधानसभा सेशन बुलाइए। पूरी पुलिस आपदा से लड़ाई लड़ने के लिए लगी हुई थी, पूरे अधिकारी आपदा से लड़ाई लड़ने के लिए लगे हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी वाले राजनीतिक रोटियां सीख रहे थे। हमने उस बात की भी परवाह नहीं की। हमने विधानसभा सेशन बुलाया। विधानसभा सेशन में खुद प्रस्ताव लेके आए कि आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाए। हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया, 1 पैसा आज तक नहीं मिला। पीडीएनए के तहत जो आपदा के बाद केंद्रीय टीम आई, वो भी 1.5 साल से जो हमारा अधिकार है उस पर कुंडली बैठकर बैठे हुए हैं।
जो राहत मिली वो तो आपदा आए या ना आए तो भी मिलती है, लेकिन हमने अपने आर्थिक संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया। जब इस बात से वो हार गए तो लोकतंत्र की मर्यादा का गला घोट दिया। तीसरी आपदा हमारे पास राजनीतिक आपदा आई। बजट सेशन था, बजट सेशन में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई। जो हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर गए थे उन्होंने हमारी पार्टी को धोखा दे दिया और कहा वोट अगेंस्ट डाल दिए। इस राजनीतिक आपदा का भी हमने हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं के आशीर्वाद से और आप लोगों के आशीर्वाद से हमने इसको पार किया और 34 से हम दोबारा 40 पर पहुंचे। जयराम ठाकुर जी कह रहे थे विधानसभा में, विधानसभा सत्र था, अब इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सके। मां नैना देवी के आशीर्वाद से और देश प्रदेश के देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारी सरकार बची, क्योंकि हमारी नीयत भी साफ है। हम सच्ची नीयत के साथ आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं और हमने बजट प्रस्तुत किया। उस बजट में क्या था? तीसरी राजनीतिक आपदा जब आई तो हमने आपको बजट प्रस्तुत किया। आर्थिक आपदा, प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक आपदा। उन बजट में मैंने जिन बच्चों ने जीवन में मुझसे कुछ नहीं मांगा, किसी सरकार से कुछ नहीं मांगा, किसी एमएलए से कुछ नहीं मांगा, जो बच्चे अपनी मां को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे, मैंने कहा कि इस प्रदेश के धन पर उन बच्चों का भी अधिकार है। और हिमाचल प्रदेश ने पहला ऐसा कानून बनाया, 6000 अनाथ बच्चे जो अपनी मां को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उन अनाथ बच्चों को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। आज पैदा होने के बाद से अगर कोई बच्चे की माता पिता नहीं इस दुनिया में रहते हैं, 27 साल तक ये सरकार उसका ख्याल रखेगी। 18 साल की उम्र के बाद जब वो कॉलेज में जाएगा, उसे 4000 रुपया महीना हमारी पॉकेट से दिया जाएगा। रहने के लिए, उसको पढ़ने के लिए पूरी फीस सरकार देगी, हॉस्टल के लिए पूरी फीस देगी। और ये हिमाचल प्रदेश ने उनको कानून बनाकर यह अधिकार दिया और उसका कानून बनाया हिंदुस्तान में। हमारा कानून पहला ऐसा कानून है जो राज्य के बच्चे कहलाए जाते हैं। उस कानून का अध्ययन भी हिमाचल प्रदेश के कानून का अध्ययन भी भारत सरकार कर रही है। फिर हमने देखा, जब मैं विधायक था तो विधवा बहनें आती थी, मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा है, मेरे बेटे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पति की अचानक मृत्यु हो गई, मेडिकल कॉलेज की फीस 75,000 है, 1 लाख रुपया है, कैसे बच्चा पढ़ेगा? हमने उनके लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लाई। 1 साल से 27 साल तक, जीरो पैदा होने से लेकर 27 साल तक के सभी विधवाओं के बच्चे जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, 27 साल तक उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। और अगर पीजी में रह रहा तो 3000 रुपया भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी, क्योंकि विधवा बहन को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। यह हमारी सरकार ने बजट में लाया है, आप उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हमने बोला कि गांव में जो किसान रहता है, जिसके परिवार से कोई सरकारी नौकरी नहीं है, और हिमाचल में हमारे परिवार के लोगों के पास थोड़ी सी जगह होती है, 5 बीघे, 10 बीघे, 2 बीघे, 15 बीघे, 25 बीघे, किसी ने पशु पाल रखा है। गाय का दूध का मूल्य 30 रुपए हुआ करता था, 30 रुपए। पहली बार हमने उसमें कहा कि सरकार गाय का दूध का खरीदेगी और 30 रुपए से बढ़ाकर उसको 45 रुपए किया। और हमने उन संस्थाओं को भी कहा जो कामधेनु संस्थाएं हैं कि आप भी 45 रुपए के हिसाब से खरीदेगी, अगर कुछ घाटा होगा सरकार पूरा करेगी।
यही नहीं, हमारी तरफ हमारे 2 फसलें होती है, गेहूं और मक्की। मैंने कहा जो यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, सिर्फ गोबर का प्रयोग करेगा, और आप सबसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आप गोबर का प्रयोग करिए। उससे सरकार 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी, 40 रुपए किलो गेहूं खरीदेगी। और इस योजना को लागू भी कर दिया गया। तकरीबन 400 मीट्रिक टन मक्की 30 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी गई। जो पंजाब के व्यापारी आड़ती आते थे, इस बार उनको मक्की नहीं मिली। और हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, गांव के किसानों के हाथ को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैंने देखा मनरेगा में कई बहनें, कई भाई हमारे मजदूरी करते हैं। असेसमेंट बनती है, 240 रुपए उनकी मजदूरी होती थी। प्रधान बैठे होंगे और असेसमेंट के बाद किसी को 190 मिलता है। कई बार तो कोई बुजुर्ग माता भी मनरेगा में लग जाती है, उसकी असेसमेंट बहुत कम आ जाती थी। हमने मनरेगा में 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की, वो अपने धन से की, 240 से बढ़ाकर 300 रुपए किया। क्यों किया? क्योंकि आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। हम उन चुनौतियों से डरने वाले नहीं हैं, जिन चुनौतियों का सामना करने से भारतीय जनता पार्टी पीछे हटती रही। हमने कहा आपको राजस्व कानून में बदलाव करना पड़ेगा। 4-4, 5-5 साल से हमारे गांव के किसान इंतकाल करने के लिए पूरा दिन तहसील में बैठे रहते थे, पार्टीशन करने के लिए पूरा दिन तहसील में बैठे रहते थे। डिमार्केशन नहीं होती थी, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाया जा रहा था। हमने हर महीने में उसकी बैठक लेता हूं, और अब तक 2,07,000 परिवारों के इंतकाल हो गए और 4,000 के लिए डिमार्केशन और पार्टीशन के केस को सेटल कर दिया। मैंने उन कानूनों में भी बदलाव कर लिया। और मैंने कहा किसान जो गांव में रहता है, उसको अपनी जमाबंदी भी, उसको अपना ततीमा भी, उसको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट भी घर बैठकर मिलना चाहिए। और हमारी सरकार आने वाले 2-3 महीनों में वो आपको घर बैठकर या लोक मित्र के अंदर से आपको उपलब्ध करवाएगी। आप क्यों जाए धक्के खाने? हम उसमें भी बदलाव कर रहे हैं। ये सब चीजें आप लोगों के जीवन यापन से जुड़ी हुई है। हमने कहा मैं 36 करोड़ रुपया ब्याज का क्यों दूं? सबसे पहले हमको अपने पर लागू करना चाहिए। हमने 3 महीने के लिए अपनी सैलरी को, ट्रेजरी को ठीक करने के लिए लगाया, क्योंकि 36 करोड़ रुपया आम जनता का है। हमने उसको ठीक किया। कोई आर्थिक तंगी नहीं है हमारे पास, कौन रहता है। ये जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो बिगड़ी हुई है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी ने 500 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बना दी है, खाली पड़ी है। क्या वो आपका पैसा नहीं है? कौन है उन बिल्डिंगों में? जनता के पैसे से बड़े बड़े ठेकेदारों को मोबिलाइज करने के लिए 500 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बना दी है। मैं खुद उन बिल्डिंगों में गया, मुझे दुख हुआ। मैंने कहा ये किसके काम की है? धर्मशाला में एक ट्यूलिप गार्डन बना दिया है, 7 साल से 12 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया, और आज तक उसमें कोई नहीं है। हर जगह बिल्डिंगे। किसके लिए बिल्डिंगें बना रहे हो? स्कूलों में आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल में आपका डॉक्टर नहीं है, पीने का अच्छा पानी हम जनता को दे नहीं पा रहे हैं। आप ठेकेदार को बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? हमने उस पर भी रोक लगाई और हमने कहा हम बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आए हैं। जब मैंने शिक्षा विभाग की बैठक ली, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, 8वीं तक टाट होता था। टाट के बाद 9वीं 10वीं में बेंच मिलते थे, फिर हम यूनिवर्सिटी गए। मैंने उनसे पूछा 5वीं का बच्चा
जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला था दूसरे की किताब नहीं पढ़ पा रहा था। मैंने कहा कहां कमी है? सरकारी टीचर तो पढ़ लिख कर सिलेक्ट होते हैं। दूसरा प्राइवेट स्कूल खुला हुआ पास में जिसमें टाई लग रही है, मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना है। हमने उसमें भी सुधार किया। हमने कहा कोई बच्चा भी चाहे पहली कक्षा में पढ़ रहा है, उसके लिए अगर मुझे गाड़ी भी देनी पड़ेगी हम उसको गाड़ी देंगे, लेकिन ऐसा धोखा हम उन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिवार को नहीं दे सकते जहां शिक्षा का स्तर में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। हमारे समय तो शिक्षा गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी हुआ करती थी। यहां क्या हुआ? 21वें स्थान पर थे। रात दिन मेहनत की। आज मुझे खुशी है कि दूसरी तीसरी में हम पूरे इंडिया में पिछाड़ते पहले नंबर पर पहुंचे, लेकिन यहां हम रुकने वाले नहीं। अभी भी हमारी शिक्षा के गुणात्मक शिक्षा में बहुत अधिक कमी है। मैं उसमें सुधार कर रहा हूं। हम डे वन स्कूल खोल रहे हैं जहां बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का नर्सरी से लेकर 12वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ेगा। नर्सरी कहीं और है, आंगनवाड़ी कहीं और है, प्राइमरी स्कूल कहीं और है, मिडिल स्कूल कहीं और है, +2 स्कूल कहीं और है। उसके लिए हमने धन का प्रावधान किया खेलने के लिए। अभी हमारी सोच है और मेरी खुशी है कि 10 स्कूलों में इस प्रकार का काम शुरू हो गया है। धीरे धीरे सभी गवर्नमेंट स्कूल्स को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में बदल दिया जाएगा और उसमें बच्चा खुश होकर प्राइवेट स्कूल भी के बच्चे भी बोलेंगे कि मेरे को इस स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए। आप देखते हैं सेंट्रल स्कूल 20 किलोमीटर दूर कूदता है कि मेरे बेटे को सेंट्रल स्कूल में एडमिशन दिला दो। बिल्डिंग बड़ी भी नहीं होती, लेकिन वो भी दुकानों में चला होता है। हमने कहा ऐसा नहीं होने देंगे। आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश में बेस्ट बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं और उसका काम शुरू हो गया। अगले साल तक हमारे 10 बोर्डिंग स्कूल काम करने शुरू कर देंगे। हेल्थ का क्या हाल है आपके? 20 साल पुरानी सिटी स्कैन मशीन जो हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 हॉस्पिटल कहलाता है, 20 साल पुराना आईजीएमसी है। क्या है? आईजीएमसी है। आप कैसे ठीक होंगे? अब तो एम्स बन गया पर डॉक्टर वहां भी नहीं है। हमारे से ले जा रहे हैं कि डॉक्टर का एनओसी दे दीजिए। और जो सिविल हॉस्पिटल है, जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल है, हमारे पास 30-30 साल पुराने एक्सरे लगे हुए हैं, तो वहां भी हम जनता को धोखा दे रहे हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ चुकी है, आपकी बीमारी पता करते करते 70% बढ़ जाते हैं और कई बार आप दुनिया छोड़ते चले जाते हो, क्योंकि आप पीएससी में पहुंचते हो, फिर सिविल हॉस्पिटल में पहुंचते हो, फिर आप रीजनल हॉस्पिटल में पहुंचते हो, फिर आप आईजीएमसी पहुंचते हो, फिर आप पीजीआई पहुंचते हो, फिर एम्स पहुंचते हो, तो बाद में पता लगता कि बीमारी लाइलाज होगी। अगर हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, एकदम बीमारी का पता लगेगा और आप अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। बीमारी का पता कहां लगता है? इतने टेस्ट हो जाते हैं आपके, इतनी सुइयां आपके डाल देते, इतना खून निकाल देते, टेस्ट पता लगता है जब पूरी बीमारी बढ़ जाती है। हमने उसमें भी परिवर्तन किया। हमने पूछा कि मूलभूत कारण क्या है। पता लगा डायरेक्टर हेल्थ सर्विस का पैरामेडिकल स्टाफ और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन का एक ही स्टाफ है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब आईजीएमसी में रश होता है, वो अपनी ट्रांसफर में से करवाकर किसी पीएससी में चला जाता है, और पीएससी वाला ऑपरेशन थिएटर में ही नहीं होता। जहां हमारी मशीनें लगी है वहां ऑपरेटर ही नहीं है। ये सब चीजों को हमने पकड़ा और हमने फैसला किया कि हम जनता को धोखा नहीं दे सकते, और हमने अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विस अलग किया और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन अलग किया। हम किसी को तंग करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन सच्चाई को तो जानिए।
कुर्सी आती है जाती है, 5 साल बाद आप चुनाव करेंगे। अगर हमने अच्छा किया होगा तो आप हमारे साथ चलेंगे, पर हम अच्छा करने के लिए ही आए और हम कर रहे हैं। रोज बीजेपी की में भोंपू की तरह बोलते रहते हैं किया कुछ नहीं है, 1500 कब देंगे। जब हमने 1500 का वादा किया और हमने चरणबद्ध तरीके से 30,000 महिलाओं को तो अभी तक 1500 रुपया दे चुके हैं। हमारे वादे 5 साल के लिए, जिसमें 6 गारंटियां हमने पूरी की है। 6 गारंटियां हमने पूरी की है और अभी मार्च तक 50,000 महिलाओं को हम 1500 रुपया इंदिरा गांधी प्यारी बहनियां सुख सम्मान निधि का देंगे। 50,000 तक ये आंकड़ा रुकने वाला नहीं है और आगे जाएगा, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया। शराब के ठेकों की नीलामी होती थी, 4 साल में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 600 करोड़ रुपया नीलामी से कमाया। नहीं, रिन्यू करके कमाया, नीलामी नहीं की। हमने 1 साल में नीलामी करके 600 करोड़ रुपया कमाया, वो आपका पैसा है। हम अर्थव्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। चुनौती बड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसी चुनौती नहीं है जिसे पार ना किया जा सके। हम उसको भी पार करेंगे। लेकिन एक नया, जब से हमारी 40 सीटें आई, एक नई आपदा आ गई। इसको बोलते हैं झूठी अफवाह आपदा। समोसा खा लिया जी, मुर्गा खा लिया जी, टैक्स लग गया जी। मेरे को हेल्थ ऐसा है कि मैं समोसा खा नहीं सकता। मुर्गे का मेरे को गांव के लोगों के बीच, मैंने गांव के कुपवी में गांव के लोगों के बीच मैंने रात बिताई। वहां का कल्चर ऐसा है कि वो नॉनवेज खाते हैं। मेरे पास आए, मैं उनके घर में रहा। उन्होंने कहा कि हमने जी मुर्गा बनाया, आप खाओगे? मैंने बोला मैं तो खाता नहीं, इनसे पूछ लो। शांटिल साहब बैठे थे, वो टच भी नहीं करते। और पूरे नेशनल मीडिया में वही चला। मैंने बोला हिमाचल का नाम मुर्गे के नाम पर रोशन कर रहे हैं ये लोग। समोसा खा दिया जी, बड़े बड़े टीवी टेलीविजन पर चला। मैंने कहा आप मुद्दे बताइए, आप बताइए कि कहां हमने कमी रखी। आप झूठी अफवाह आपदा से लड़ने के लिए हमने भी पता किया कि क्या है। आधा क्लिप मेरा, आधा किसी और का जोड़ के कुछ और बना देते हैं। मैं तो देखता ही बहुत कम हूं सोशल मीडिया। मेरे को तो फोन आके पता लगता है कि ये हो गया, पर मैं अपने काम पर मन लगाकर काम करता हूं। और मैं ये कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता को धोखा दिया है। ये जो भानुपली से रेलवे लाइन आ रही है, ये कोई बीजेपी ने नहीं बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, मैं विधायक हुआ करता था। उस समय उन्होंने कहा कि हम इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देंगे ताकि हम सीमेंट इंडस्ट्री और यहां के लोगों को फायदा दें। 75% भूमि का या 50% पैसा हम दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं। फट्टे आप लगा रहे हैं, लगाओ आप, हम नहीं रुकते से, लेकिन पैसा हमारा तो गुनाहे ना। हमने कहा बिलासपुर तक दे दिया, आगे आपने उद्योगपतियों को देनी है, आप अपनी जेब से दीजिए। हम क्यों आपका पैसा लुटाएं? हमारी सरकार की प्राथमिकता शिक्षा में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बदलाव लाना है, स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बदलाव लाना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। आप देखेंगे आपके हाथ में, गांव में रहने वाले किसान के हाथ में जल्दी ही पैसा पहुंचे, पर उसमें आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। मुझे कोई सत्ता का कोई सुख नहीं है और मैं सत्ता सुख की लड़ाई कभी नहीं लड़ता। 20 साल से मैं एमएलए हूं।
हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन हम कर रहे हैं। कई चुनौतियां हमारे पास है, लेकिन उन चुनौतियों का सामना आपके आशीर्वाद से करेंगे। और 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश होगा। 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। मैं खुद 6 घंटे सोता हूं, सुबह 6 बजे सभी अधिकारियों को फोन करता हूं। विक्रमादित्य जी बैठे हैं, इनको भी फोन करते हैं कि क्या सड़कों के हाल, ये रोज पूछते हैं। मंत्री हमारे जो भी बैठे होते हैं, सबसे मैं बात करता हूं। पानी क्लोरीन की स्मेल छोड़ता है, ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आपके खाने के जो चपाती बनती है उससे भी आती है। मैंने फैसला किया पैसा नहीं है, मैंने कहा पैसा है, लुटाने के लिए पैसा नहीं है। वर्ल्ड क्लास यूवी रेस की टेक्नोलॉजी और उससे एडवांस टेक्नोलॉजी में हम इस बार पानी की स्कीमों के लिए बजट बनाने जा रहे हैं, ताकि पानी से किसी को कभी कोई जॉन्डिस ना। ये सुधार है। जब कभी भी रामलाल ठाकुर जी से मिलता हूं, रामलाल जी हमेशा कहते हैं कि प्रदेश के विकास में हमारा भी सहयोग है। और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। बड़े हैं हमारे साथ, मेरे साथ इन्होंने जनरल सेक्रेटरी रहकर भी काम किया है। बड़े भाई का प्यार है। कई बार बड़े भाई होने के नाते गुस्से हो जाते हैं, ये इनका अधिकार है, पर हमेशा हिमाचल के हित की बात करते हैं। फिर उनके मन में नैना देवी आता है और नैना देवी में कहते कोई बात नहीं, मुझे धोखे से हराया गया है, अगर और मैं फिर भी लोगों के लिए हूं। कई बार बहुत मुद्दों पर चर्चा होती है, अनुभव है और अनुभव व्यक्ति ज्ञानी होता है। इनके अनुभव से हमको भी सीखने का मौका मिलता है। इन्होंने कहा कि मेरा पीडब्ल्यूडी का डिवीजन बीच में जगात खाना में बनना चाहिए। मैं पीडब्ल्यूडी के डिवीजन को जगात खाना बनाने की घोषणा करता हूं। इन्होंने कहा कि आईपीएच का हमारे पास कोई डिवीजन नहीं है। इनके साथ हमारा प्यार अभी का नहीं है, इनके साथ हमारा 35-40 सालों का प्यार है। मैं जगात खाना में आईपीएस डिवीजन देने की भी बात करता हूं। उन्होंने कहा नमोल तहसील है, नमोल सब तहसील की इन्होंने चर्चा मुझसे गाड़ी में की, हम भूल गए, लेकिन मैंने याद रखा क्योंकि भाई हमारे हैं। हम नमोल को सब तहसील को जो रीऑर्गेनाइज करने की इन्होंने बात की है, उसको भी मैं घोषणा करता हूं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल बना है, जिसकी नींव हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता श्री वीरभद्र सिंह जी ने रखी थी, उसके इस सत्र में 8 करोड़ रुपए देने की भी मैं घोषणा करता हूं। और भी आपने कुछ कहा है जो लिख के आपने मुझे दिया, वो मैं आपसे बात करके आगे बढ़ूंगा। मैं जब नैना माता के मंदिर में जा रहा था तो मैं देख रहा था कि इसमें कैसे विकास किया जाए। नैना माता मंदिर का पूर्ण रूप से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आने वाले समय में इसको बहुत सुंदर बनाया जाएगा। पहले चरण में 3 चरणों में नैना माता मंदिर बनेगा। पहले चरण में इन सड़कों का जो सड़कें ठीक करनी है, चौड़ी करनी है, उसका निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में जो जितनी शॉपिंग सुंदरता बनी है, उसके लिए हमारा आर्किटेक्ट प्लानर डिसाइड करेगा और उसमें आगे बढ़ा जाएगा। अंतिम चरण नैना माता के चरणों में जो हमारा है, उसका पूरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और मां नैना के चरणों के लिए जितना भी पैसा हमें खर्च करना पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जब जा रहा था, देख रहा था, तो मैंने सोचा करोड़ों रुपया हम सड़कों बिल्डिंगों पर खर्च कर रहे हैं, सड़कें बन चुकी है, बना रहे हैं। 500 करोड़ की जयराम ठाकुर जी ने बिल्डिंगें बना के रखी। क्यों ना हम माता नैना देवी के चरणों में तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर खर्च करके इसको सुंदर मंदिर बनाया जाए। यही बात मैं चिंतपूर्णी मंदिर के संदर्भ में कहना चाहता हूं, ज्वालामुखी के मंदिर में के संदर्भ में कहना चाहता हूं, और हमारा बाबा बालकनाथ के मंदिर में कहना चाहता हूं, और जल्दी इनको बजट में भी सम्मिलित किया जाएगा। एक बात बार बार कही जाती है, मुझे रामलाल ठाकुर जी कह रहे थे, अधिकारी बोलते कि पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, पैसा है। पैसा लूटने के लिए नहीं है, पैसा सही इस्तेमाल के लिए है। और जिन भी अभी, क्योंकि ट्रेजरी जब ठीक करते हो, अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाते हो, तो कुछ समय के लिए उस ट्रेजरी में जो चेंजिंग होती है उसका प्रभाव पड़ता है। जितने भी पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर है, आईपीएच के कॉन्ट्रैक्टर है, अगले एक हफ्ते में सभी लोगों की पेमेंट कर दी जाएगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, वो अभी 1 महीना ट्रेजरी हमारी ठीक हो रही। आने वाले समय में इस साल जो हम पर प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लगाए हैं, हम उससे उभर पड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा चुनौती भरा समय है। 26 में हमारा स्टार्ट आत्मनिर्भर हिमाचल होगा, और आप देखेंगे कि ग्रीन हिमाचल की दृष्टि से हम बढ़ रहे हैं। आज 40 लोगों को हमने इलेक्ट्रिकल टैक्सी दी। पहले लोग कह रहे थे चलेगी नहीं। मैं खुद 2 साल से छोटी इलेक्ट्रिकल गाड़ी में जाता हूं। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं चलेगी, और क्या दिया हमने? 10 लाख की गाड़ी में हिमाचल के युवा जो बेचारे डीजल की टैक्सी चलाते थे, कपड़े भी साफ नहीं पहन सकते थे, सोचते थे ग्राहक आएगा, हमने उनको इलेक्ट्रिकल गाड़ी दी। टेंडर किया, ऐसे नहीं दिया, टेंडर किया। उन्होंने भरा, 10 लाख में से 5 लाख रुपया उनको सब्सिडी दी, 1 लाख रुपया सिर्फ मार्जिनल मनी दी, और 40 गाड़ी 50,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से सरकारी विभागों में लगा दी गई। मैंने कहा है कि हम इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं, और सरकारी विभागों में भी हम टेंडर लगाएंगे। अभी कुछ बजट की योजनाएं हैं, जो आने वाले बजट में जो आपसे संबंधित होगा, उन योजनाओं को हम अमली जामा पहनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार अपने बड़े भाई साहब रामलाल ठाकुर जी का, उनके सपुत्र विकास ठाकुर जी जो कि स्टेज भी कंडक्ट कर रहे थे, जो कुछ हमारे पास आपकी जो छोटी छोटी सड़कों के लिए आपने कहा है, एक इंडोर स्टेडियम के लिए कहा है, इंडोर स्टेडियम का पूरा नक्शा बनाकर जितना पैसा चाहिए होगा उस पैसे को हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों की खेलों में रुचि रहे, और बिलासपुर तो खेलों के मामले में वैसे भी बहुत अग्रणीय जिला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पर धाम का इंतजाम किया गया है, तो आप सभी लोग भोजन जो है वो करके जाएं। कृपया करके थोड़ा संयम बरतें। मेरा